मित्रों, इस बृहद जातकम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज जो 21वां पाठ है, 21 पाठ बृहद जातकम का बड़ा ही मुख्य है। चंद्र योग विचार। चंद्र के कुंडली में क्या क्या स्थिति होती है, चंद्रमा के योग के अनुसार क्या क्या प्रतिफलित होगा, ऐसे विषयों को निर्देशित आचार्य ने यहां पे इस पाठ में किया है। चंद्र स्थिति से बनने वाले विविध प्रकार के राजयोग, नाभस योग तथा जन्म कुंडली में इन योगों का क्या फल होगा, इसका भी निर्देशन किया गया है। अब आप देखें कि ग्रहों की स्थितियों से ही मनुष्य को शुभाशुभ फल की प्राप्ति है, इसका प्राप्ति का परिज्ञान होता है। ग्रह जो है वस्तुतः शुभाशुभ फल के सूचक है। ये हमारे जीवन में होने वाले शुभाशुभ स्थितियों के का निर्देशन करते हैं, सूचना देते हैं और हम उससे उनके अनुकूल बनकर के उसका अधिकाधिक मात्रा में लाभ लेते हैं। यही एक अनुसंधान था महर्षियों का ग्रह प्रभाव को लेकर के, जिसे फलित शास्त्र का नाम दिया गया। आप देखें इस पाठ्य के उद्देश्य के बारे में, जो आज का पठनीय पाठ है, इसमें क्या कि सूर्य स्थान से चंद्रमा की भावगत स्थिति का ज्ञान कर सकेंगे। अधियोग नामक जो योग बनता है उसमें चंद्रमा की क्या भूमिका होगी, इससे अवगत हो सकेंगे। साथ ही अनफा सुनफा द्रुधरा मद्रुम प्रभृति जो योग हैं लोक में प्रसिद्ध, इनका सफल प्रयोग कैसे होगा, क्या इनका निहितार्थ होता है, इससे परिचित हो सकेंगे। साथ ही योग कारक स्थिति में शनि के फल का क्या प्रभाव होगा, इसको बताने में आप सक्षम हो सकेंगे। साथ ही लग्न और चंद्रमा से उपचयगत ग्रह स्थितियों का क्या फल होगा, इसका भी सरलता से आपको ज्ञान होगा। अब आप देखें, सूर्य जहां पे विद्यमान है उससे केंद्र में, कणफर में या आपोक्लिम में गए हुए चंद्रमा का क्या फल हो, ये प्रायशः कुंडलियों में इसका निदर्शन हो जाता है। आचार्य बारह मेहर देखिए यहां पे कहते हैं क्या कि अधम सम वरिष्ठान्यर्क केंद्रादि संस्थे शशिनी विनय वित्त ज्ञान धीनय पूर्णानि अहन निशिच चंद्रे स्वेधिमित्रांश केवा सुर गुरु शीत दृष्टे वित्तवान स्यात् सुखी च। ये आचार्य यहाँ पे कहते हैं। इसका अर्थ आप देखें, इसके भावार्थ को, तो इसमें क्या कहते हैं, जातक के जन्म समय में चंद्रमा यदि सूर्य से केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 में गया हुआ हो तो जातक क्या होता है, विनम्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि का और निपुण होता है, सारे कार्यों को निपुणता से करता है। चंद्रमा यदि पणफर में चले गए अर्थात 2 5 8 11 में चले गए तो इसकी स्थिति से क्या होता है, विनय ज्ञान बुद्धि चतुराई आदि में स्थिति होती है, परंतु मध्यम स्थिति होती है, ना अच्छा और ना। लेकिन यदि वही चंद्रमा आपोक्लिम में चला गया सूर्य से, तो उसमें विनम्रता धन शास्त्र ज्ञान बुद्धि निपुणता आदि ये भी उच्च कोटि की। अब आप इसमें देखें, जन्म कुंडली में स्थिति को दिखाया गया है कि सूर्य चंद्रमा लग्न में है, या चंद्रमा चतुर्थ का चला गया, या सूर्य से सप्तम में चला गया या दशम में चला गया। सूर्य लग्न में विद्यमान है, चंद्रमा द्वितीय में हो या पंचम में हो या षष्ठ में हो, माफ करिएगा, अष्टम में हो या फिर एकादश में हो, तो इस प्रकार के योगों की स्थितियों को बनाता है। यह केंद्रगत और कणफरगत और आपोक्लिमगत सूर्य से चंद्रमा की स्थितियों का निरूपण किया गया। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं कि चंद्रमा तृतीय भाव में हो, षष्ठ का हो या फिर
नवम का हो या फिर द्वादश का हो, तो भी ऐसी ग्रह स्थितियों को बनाता है और यह आपोक्लिंगत स्थिति कहलाती है। अब चंद्रमा के संबंध से किस प्रकार के अधियोग होते हैं? सफल अधियोग, सामान्य अधियोग नहीं। इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि इन अधियोगों का निर्माण कैसे होता है, इसको बता रहे हैं कि सौम्य ही स्मरारि निधने स्वधियोग इंदोस तस्मिन् स्वमोत्स्व सचिवाप क्षितिपाल जन्म संपन्ना सौख्य विभवा हतसत्रमश्च दीर्घायुषो विगता रोग भयाश्च जाता। इतनी चीजें विगत हो जाती हैं, दीर्घायु कारक होता है। इन स्थितियों को कहा कि चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें भाव में शुभग्रह अर्थात बुध, गुरु, बृहस्पति हो तो अधियोग बनता है। इसका फल क्या होता है? तो कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न होने वाला जो जातक है, सेनापति बनता है, मंत्री बनता है, अच्छे अच्छे उसके मित्र होते हैं, सुख ऐश्वर्य से युक्त होता है और शत्रुनाशक होता है, भय रोग को नाश करके दीर्घायु जीवन जीने वाला। यह जो ग्रह योग है, आप देखें इसको कई संबंधों को 7 प्रकार का अभियोग बन सकता है। देखिए आप, पहला सभी शुभग्रह 6वें स्थान में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 6वें 7वें में हो और 6वें 8वें में हो, 7वें और 8वें में हो और सभी शुभग्रह 6वें 7वें और 8वें में हो। इस प्रकार से 7 प्रकार का अधियोग बन सकता है जो चक्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। आप देख सकते हैं, चंद्रमा लग्न में है, सप्तम में शुक्र है, बृहस्पति अष्टम में हो या षष्ठ में हो, एक योग बन जाएगा। दूसरे में चंद्रमा लग्न में है, बुध और शुक्र सप्तम में है, बुध शुक्र बृहस्पति अष्टम में हो, ऐसी स्थिति में भी यह ग्रह योग बनेगा, अधियोग। इसी तरह सूर्य गुरु सप्तम में हो, राहु चतुर्थ में है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है, शनि उच्च का होकर के तृतीय में है, मंगल एकादश भाव में है, शुक्र नवम में है, बुध अष्टम में है, तो भी इस प्रकार के ग्रह योग बन सकते। ये आचार्य का अभिप्राय है। अब जो आपके सामने महत्वपूर्ण है वह यह योग है जिसको अनफादी या सुनफादी योग कहा जाता है। वस्तुतः इस योग की प्रक्रिया इतनी सरल है और इसकी गंभीरता फल की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रायः ज्योतिषी इसको याद रखते हैं और इनका अधिकाधिक रूप से प्रयोग भी करते हैं। कुछ वैशिष्ट आचार्य ने केमद्रुम को लेकर के जरूर इसमें कहा है, उसका भी गंभीरता से विचार करनी चाहिए। यहाँ आचार्य कहते हैं, देखिए कि अनफा सुनफा दुरुधरा केमद्रुम प्रभृति जो बनेंगे कैसे। यहाँ कहते हैं कि हित्वार्कम सुनफान फा दुर्धरा स्वांतो भयस्थग्रहे सीतांशो कथितोन्यथा तो बहुभुई केमद्रुमो अन्यस्त्वसौ केंद्रे शीतकरेथवाग्रहजुते केमद्रुमो नेस्यते केचित केंद्र नवांसकेषु च वदन्त्युक्ति प्रसिद्धानते। खंडन भी कर रहे हैं आचार्य बड़ी सरलता से क्या कहते हैं, देखिए कि जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य को छोड़कर सूर्यम विहाय हित्वार्कम पहले ही इन्होंने क्रियापद लगा दिया है, पहला ही एक नियम लगा दिया कि बाकी जो ग्रह हैं वो या एक से अधिक ग्रह चंद्रमा से द्वितीय भाव में हो तो सुनफा योग, द्वादश में हो तो अनफा, और चंद्रमा से द्वितीय द्वादश दोनों में हो तो दुर्धरा। और इसके विपरीत कहते हैं कि सूर्य से द्वितीय द्वादश में कोई भी ग्रह न हो तो केमद्रुम नामक योग बनता है। ये आचार्यों का ऐसा कहना है, इसलिए वो कह रहे हैं। कोई अन्य आचार्य कहते हैं कि यदि चंद्रमा जो हमारे चंद्रमा की स्थिति है वो सूर्य को छोड़ करके किसी भी राशि में चंद्रमा जिस राशि के नवांश में हो उस नवांश राशि से भी दूसरी राशि में गया हुआ ग्रह सुनफा 12वीं राशि में गया हुआ अनफा और दूसरी 12वीं दोनों में गया हुआ दुरुधरा साथ ही कहीं न हो तो केमद्रुम नामक योग का निर्माण करता है। इस प्रकार की स्थितियों का निदर्शन आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसका उदाहरण आप देखें कि किस प्रकार का इसका उदाहरण बनता है, आपको विषय से समझ। देखिए यहाँ प्रथम कुंडली में चंद्रमा है, सूर्य को छोड़ करके चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल है, यहाँ सूर्य को छोड़ करके द्वादश स्थान में बुध है, तो सुनफा अनफा नामक योग बन गए। नीचे देखिए दुर्धरा, ये सूर्य साथ में है, इसलिए यहाँ सूर्य से द्वितीय में केवल बुध है और केवल शुक्र है, दोनों स्थान में होने से दुर्धरा योग बन गया। यहाँ के मद्रुम प्रभृति योगों का निर्माण न केवल द्वितीय में है न द्वादश में है, तो के मद्रुम नामक योग का निर्माण यहाँ पे आपके समक्ष जो कुंडली है उसमें हो रहा है। तो इस प्रकार से अनफा सुनफा के दुर्धरा और के मद्रुम प्रभृति योगों का निर्माण यहाँ पे किया गया है, आचार्य ने बताया भी है। अब देखिए इसके भेद कितने, इसके भेदों के विषय में आचार्य ने कहा है कि क्या कि कितने भेद होते कि 63 स्वरूपः सुनफानफाख्यः षष्टि त्रयम् दौर्धुरा प्रभेदः इच्छा विकल्पैः क्रमशो विनीय नीते निवृत्ति पुनरन्यन। कह कि इच्छा और विकल्प के द्वारा परिवर्तन करके बहुत सारे भेद किए जा सकते। इसमें क्या कहा इन्होंने कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में इन ग्रहों की स्थिति से इनमें से 1 2 3 4 5 ग्रहों के रहने से बसता 31 प्रकार का 31 प्रकार के सुनफादि योग होते हैं। ऐसे ही चंद्रमा से 12वें आदि होने पे इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से विकल्पों को बढ़ाते हैं आचार्य और संग्रहित करते हैं। आचार्य भट्टोत्पल ने बड़ी गंभीरता से इसकी टीका लिखी है, विशिष्ट रूप से आप उसका अध्ययन करेंगे, इसमें बहुत सारे भेद मिल जाएंगे। 180 प्रकार के दुर्धरा के भेद होते हैं और बहुत सारी लंबे चौड़े अंकों को आचार्य ने क्रमोत्क्रम रूप से स्थापित करके पूर्व अंक में गुणनफल आदि क्रियाओं को करके तमाम स्थितियों का निदर्शन करते हुए उन्होंने बताया है कि इसके बहुत सारे भेद हो सकते हैं। तो मित्रों आज यहीं रुकते हैं और फिर कल पढ़ते हैं कि सुनफा अनफा का क्या फल होगा। धन्यवाद।